हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सबसे पहला टॉपिक मैथ का अनुपात एवं समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अनुपात एवं समानुपात के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो और समानुपात को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन। अनुपात क्या है? अनुपात दो राशियों के बीच तुलना करने का कार्य करता है। तो अनुपात दो राशियों के बीच की तुलना करने का कार्य करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लंबाई की तुलना लंबाई के साथ, भार की तुलना भार के साथ, समय की तुलना समय से होगी, पैसे की तुलना पैसे से होगी, आयु की तुलना आयु से होगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समय की तुलना भार से हो, ऐसा नहीं होता है। दो समान प्राकृतिक राशियों के बीच की तुलना का काम अनुपात का होता है। तो अनुपात क्या करता है? अनुपात किन्हीं दो समान प्राकृतिक राशियों की तुलना करता है। और अनुपात किसी राशि के बंटवारे के प्रयोग में भी लाया जाता है। जैसे कि दो व्यक्ति ने मिलकर 1500 रुपये कमाए और पैसे को दोनों व्यक्ति में बांटना है। ज़रूरी नहीं है दोनों को बराबर बांटना हो, कभी किसी को ज़्यादा देना होता है तो कभी किसी को कम देना होता है। तो जो संबंध होता है दोनों में बंटवारे का, वो अनुपातिक रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। अनुपात भिन्न का सरलतम रूप है, यानी कि बेसिकली भिन्न का सरलतम रूप है अनुपात। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक भिन्न लूँ, जैसे कि 15/20, ये एक भिन्न है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काट सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो ये जो 3/4 है, ये क्या है? एक सरलतम रूप है। लेकिन 15/20 ये सरलतम रूप नहीं था। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया यानी कि काटा तो 3/4 आया। ये एक सरलतम रूप है। इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3:4। तो ये रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि A/B, इसको लिख सकते हैं A/B के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, अनुपात में दोनों पदों की राशियों की इकाइयाँ एक ही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लंबाई ए की लंबाई है 5 मीटर, दूसरी बी की लंबाई है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों की जो यूनिट है वो डिफरेंट है, अलग है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा यूनिट को। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें। तो यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 5 × 100 तो 500 हो गया है। इसी तरीके से इसको भी सेंटीमीटर में बना लेते हैं। यहाँ पर 2 मीटर है तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 × 100, तो ये सेंटीमीटर में आ गया है। 25 सेंटीमीटर पहले से था, तो दोनों को ऐड कर दें तो 200 + 25 कितना हो गया है? 225। तो यहाँ पर जब चेंज किया है सेंटीमीटर में दोनों को, तो यहाँ पर आया है 5 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आया है बी की जो लंबाई है वो 225 सेंटीमीटर है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 4 ज़ा 20 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर आया है 100 और 45। इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। 100 और 45 और भी रिड्यूस हो सकता है 5 की टेबल से। 5 2 ज़ा 10 0, 5 9 ज़ा 45। तो यहाँ पर आ गया है 20 और 9। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो यही भिन्न हो गया है, अनुपात हो गया है 20:9। 20:9। तो अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है ए रेशियो बी। अगर ए रेशियो बी निकालना हो देन सेकेंड पॉइंट है 1/a रेशियो 1/b। तो 1/a रेशियो 1/b को कैसे लिख सकते हैं? b का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और a का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b रेशियो a। जैसे कि 1/a दे रखा हो और रेशियो दे रखा हो और 1/b, तो b का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और a का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b रेशियो a। चलिए मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है a/b रेशियो c/d। अगर इस तरीके से दे रखा हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a का मल्टीप्लाई करेंगे d से, b का मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ad रेशियो bc। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a रेशियो b रेशियो c। a दे रखा है 1/2, b दे रखा है 1/3 और c दे रखा है 1/4। अब इसको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? a रेशियो b रेशियो c। यहाँ पर 2, 3, 4 ये अलग अलग संख्या है, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ उतर जाएगा, 2 2 ज़ा 4। फिर से इसको करेंगे 2 से, 1 एज इट इज़ उतर जाएगा, 3 एज इट इज़ उतर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 आया, 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर 2 3 4 का जो एलसीएम आया है वो है 12। अब यहाँ पर एलसीएम 12 आ गया है, तो 2 से पहले इसको भाग देंगे 12 से, तो भाग देने पे 6 आएगा, 2 6 ज़ा 12 होता है। फिर देन जो आएगा 6 आया है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वही संख्या आएगी, यानी कि 6 आ गया है। इसी तरीके से 3 का भाग करेंगे 12 से, तो वो 4 आ जाएगा, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर देन 4 का भाग करेंगे 12 से, तो 3 आ जाएगा। देन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है? 6 4 3। अब यहाँ पर निकल आया है ए बी सी। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकल कर आई है 6 रेशियो 4 रेशियो 3। देन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 2a इज इक्वल टू 3a। तो इसको a रेशियो b के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या दे रखा है? 2a इज इक्वल टू 3b। अब यहाँ पर क्या निकालना है? a रेशियो b निकालना है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, इसको नीचे भेज देंगे तो a/b हो जाएगा और 2 को 3 के नीचे भेज देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a रेशियो b क्या निकल के आया है? a रेशियो b निकल कर आया है 3 रेशियो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अगर इस तरीके के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बनाना होगा। तो इसको भिन्न बना लेंगे a रेशियो b रेशियो c फाइंड करने के लिए। तो a रेशियो b रेशियो c फाइंड करने के लिए पहले इसको रेशियो के भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो 2a है तो इसको पहले अपॉन में बना लेंगे, यानी कि भिन्न के रूप में बना लेंगे। इसी तरीके से b को भी बना लेंगे 1/3 और c को भी बना लेंगे। तो यहाँ पर 4 था तो 1/4, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लिया है भिन्न के फॉर्म में। अब निकालेंगे a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ पर 2 3 4 ये अलग अलग संख्या है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। देन जब 12 होता है तो 2 से भाग देंगे 12 का, तो 6 बार में आता है। देन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 6 ही आएगा। इसी तरीके से 3 का भाग देंगे 12 से, तो यहाँ पर आएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 ही आएगा। इसी तरीके से 4 का भाग देंगे 12 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 आएगा। तो यहाँ पर निकल आया है a रेशियो b रेशियो c। क्या निकल कर आया है? निकल कर आया है 6 रेशियो 4 रेशियो 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको डायरेक्ट बनाना होगा,
जैसे कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जाए तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2:3:4। जो संख्या नीचे लिखी है ए के वो ए ही है, और बी जो लिखा है बी के नीचे जो संख्या लिखी है वो बी ही है। इसी तरीके से सी के नीचे जो संख्या लिखी है अपॉन में वो सी ही है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना होगा। तो यहाँ पर 2:3:4। नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अनुपात के सिद्धांत। यदि दो पद ए तथा बी का अनुपात ए रेशियो बी है, अगर ए रेशियो बी दिया गया हो और पूछा जाए कि वर्गानुपात ज्ञात कीजिए यानी कि फाइंड कीजिए डुप्लीकेट रेशियो को, तो कैसे फाइंड करेंगे? ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर ए रेशियो बी दिया गया हो और पूछा जाए कि घनानुपात क्या होगा, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए वर्गमूलानुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो, तो √a रेशियो √b। अगर पूछ लिया जाए घन मूलानुपात यानी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो क्या हो जाएगा? √a रेशियो √b। अगर पूछ लिया जाए व्युत्क्रमानुपात यानी कि रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, तो रेसिप्रोकल रेशियो में कुल उलट जाएगा, बी रेशियो ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर। तो मिश्रित अनुपात ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? अगर दे रखा हो A/B रेशियो C/D, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो A का मल्टीप्लाई करेंगे C से और B का मल्टीप्लाई करेंगे D से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AC/BD। इसको अनुपात के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे AC रेशियो BD। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, सतत अनुपात यानी कि कंटिन्यूड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? A/B, B/C, C/D, ऐसे ही चलता जाएगा एज इट इज़ सो ऑन। तो ऐसे दे रखा हो तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि दे रखा हो फॉर एग्जांपल A रेशियो B रेशियो C, तो इसमें जो B है वो कॉमन है तीनों में, A B C में। जैसे कि A रेशियो B रेशियो C जो है वो A रेशियो B भी है और B रेशियो C भी है, तो जो B है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए एक बार लिखा है B। अगर पूछा जाए कि A रेशियो C क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए A/B लिखेंगे मल्टीप्लाई B/C लिखेंगे। जो B होगा वो दोनों में सॉल्व कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा और A/C निकल आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहा जाए कि A रेशियो B रेशियो C बताइए या A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर कहा गया है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, और क्वेश्चन में दे रखा होगा A रेशियो B क्या दे रखा है? M रेशियो N। A क्या है? इसमें M है और B क्या है? N है। इसी तरीके से B रेशियो C क्या दे रखा है? P रेशियो Q। B क्या है? P है और C क्या है? Q है। और कहा गया है इस क्वेश्चन में कि A रेशियो B रेशियो C फाइंड करिए, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे ही लिख लेंगे A रेशियो B रेशियो C। A रेशियो B दे रखा है तो जो दिया है उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर A रेशियो B क्या दिया है? M। B क्या दे रखा है? N। यहाँ पर B रेशियो C क्या दे रखा है? P रेशियो Q। तो B रेशियो C इसके नीचे लिख लेंगे, क्या दे रखा है? P रेशियो Q। तो यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C फाइंड करने के लिए जो N है वो इस साइड एज इट इज़ उतार लेंगे, बीच में रेशियो का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी रेशियो का साइन लगा देंगे और P को एज इट इज़ इस साइड लिख देंगे P। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। A रेशियो B रेशियो C को कैसे फाइंड करते हैं? A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B दे रखा है तो उसके नीचे लिख लिया है M रेशियो N, और B रेशियो C दे रखा है P रेशियो Q।
n को एज इट इज़ इस साइड उतार दिया है और p जो है एज इट इज़ इस साइड उतार दिया है। अब इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जो a का है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, c को मल्टीप्लाई कर देंगे, b को मल्टीप्लाई कर देंगे, a रेशियो b रेशियो c निकल आएगा। तो a क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, p को m से गुणा करेंगे तो pm आ जाएगा। इसी तरीके से b में गुणा करेंगे तो p को गुणा करेंगे n से तो pn आ जाएगा, और c का निकालने के लिए गुणा करेंगे तो q का गुणा करेंगे n से तो qn आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल आया है a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया है, निकल कर आया है pm रेशियो pn रेशियो qn। अब इसी तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आए जैसे कि पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर पूछा गया था a रेशियो b रेशियो c, ऐसे ही पूछ सकते हैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d या e, तो ऐसे ही निकालेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है समानुपात, यानी कि दो समान अनुपात, दो अनुपातों को बराबरी रखने पर उसको समानुपात कहा जाता है। जैसे कि एक अनुपात है a अनुपात b, दूसरा कौन सा अनुपात है c अनुपात d। इसको बराबर रखेंगे यानी कि समानुपात का साइन लगा देंगे। a अनुपात b समानुपात का साइन होता है ये, उसका साइन लगा देंगे, और c अनुपात d समानुपात का साइन हटाएंगे तो बराबरी का साइन लग जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो a अनुपात b इज इक्वल टू c अनुपात d, तो ये होगा। तो समानुपात क्या है, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि चार पद a b c d समानुपात हैं, जैसे कि a रेशियो b समानुपात c रेशियो d, तो जो इसमें a है वो प्रथम अनुपात है, और b जो है वो द्वितीय अनुपाती है, जो c है वो तृतीय अनुपाती है, और जो d है वो चतुर्थी अनुपाती है। और इसमें जो a और d है, a और d यानी कि a और d जो है वो बाह्य पद हैं, और b जो c है वो मध्य पद हैं, यानी कि आंतरिक पद हैं। अगर बाहरी पदों का गुणनफल यानी कि ad का गुणनफल मध्य पद यानी कि bc आंतरिक पदों का गुणनफल कर दें, बाहरी पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, तो क्या होगा, ad इज इक्वल टू bc। चलिए आगे मूव करते हैं, सतत समानुपाती देखते हैं। सतत समानुपाती यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जैसे कि दे रखा हो a अपॉन b, b अपॉन c, c अपॉन d, d अपॉन e, इसी तरीके से सो ऑन चलता जाए, तो क्या होगा, तीन पद a b c यदि समानुपाती हों, जैसे कि a रेशियो b समानुपात b रेशियो c, इसमें b जो है वो कॉमन है यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूड में आ रहा है, b जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये सतत चला जा रहा है, जो b कॉमन है। तो यहाँ पर समानुपात का जो साइन है वो हटा के बराबर का साइन लगा दिया है, तो a अपॉन b लिख सकते हैं a रेशियो b को, और b रेशियो c को b रेशियो b अपॉन c लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देख सकते होंगे जो b है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c, तो b का इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, b इंटू बी इज इक्वल टू इसका इससे गुणा होगा तो ac हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, b मिलकर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यहाँ पर क्या था ac था, और अगर b स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, अंडर रूट में चेंज हो जाता है, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ac। तो ये क्या है, ये एक मात अनुपात है यानी कि मीन प्रोपोर्शन है। अगर मीन प्रोपोर्शन पूछे तो क्या होगा, अंडर रूट ac। यहाँ तक के अनुपात एवं समानुपात के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बेसिक से चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 20 अनुपात 24 को सरलतम अनुपात में बदलिए, यानी कि 20/24 को सरलतम अनुपात में लिखना है। तो 20 और 24 ये किसके टेबल में आता है, ये आता है 4 के टेबल में।
4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। तो ये क्या आया है 5/6। 5/6 जो है वो अब किसी के टेबल से नहीं जाएगा, ये दोनों संख्या अलग अलग हैं। तो यहाँ पर 5/6 को कैसे लिख सकते हैं 5/6। तो यही आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/6 का सरलतम अनुपात क्या होगा। 4/6 का सरलतम अनुपात लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 करा है एज इट इज़, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 4/6 किसके टेबल में आता है, दोनों ये आता है 2 के टेबल में। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया है 2/3। जो 2/3 है वो किसी के टेबल से अब नहीं जाएगा, ये दोनों संख्या अलग अलग हैं। तो 2/3 को लिख सकते हैं 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है 36/24 को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, यानी कि 36/24 को लिख लेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जो 36 और 24 है ये किसके टेबल में आता है, दोनों संख्या ये आते हैं 12 के टेबल में। तो 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पर क्या आया है 3/2। इसको रिड्यूस करने के बाद आया है, अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो ये सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप क्या निकल कर आया है 3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2। तो ये हो गया है आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखिए। तो यहाँ पर 15 दे रखा है और 25 दे रखा है। तो सबसे पहले 15 और 25 का HCF निकालेंगे, यानी कि मासा निकालेंगे। तो 15 और 25 किससे संख्या जा सकती है, ये जा सकती है 5 से। 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब जो 5 और 3 है ये किसी एक संख्या से नहीं कट सकता है, इसलिए जो 5 है वही HCF है 15 और 25 का। तो यहाँ पर 15 और 25 का HCF क्या निकला है 5। तो 5 को दोनों से भाग दे देंगे, दोनों संख्या में। तो 15 को भी भाग करेंगे 5 से, अनुपात का साइन लगाएंगे। 25 इसको भी भाग देंगे 5 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ 3/5। तो यहाँ पर निकल कर आया है 3/5। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करेंगे।